सर सैयद अहमद ख़ान ने जब एएमयू बनाई तो उनका विज़न क्या था? ऐसी कौन सी चीज़ है जो एएमयू को बाकी यूनिवर्सिटी से अलग बनाती है? हालांकि अगर मैं बताऊं कि दारुल जो है जिस मकसद के लिए बना था उसी मकसद पे काम कर रहा है। दीनी तालीम के लिए हमारे पास इदारे मौजूद थे, लेकिन असली तालीम के लिए मुसलमान बिल्कुल लावारिस थे, यतीम थे। बाकी अगर तालीम का मुकाबला किया जाए तो दोनों जाहिर सी बात है, कोई ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो असली तालीम है, ये दीनी तालीम है। तो क्या नहीं नहीं मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एएमयू में पढ़ने वाले या फिर जेएनयू में पढ़ने वाले या फिर जामिया मिलिया इस्लाम, जी जी जी, वहाँ से फारिगी जो हजरात होते हैं, जो प्रोफेसर बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, तो क्या उनकी सैलरी में और इनकी सैलरी में बहुत बड़ा फ़र्क है? तो एक तालिब इल्म को एएमयू पहुँचने के लिए किस तरह तैयारी करनी होती है? मदारिस के जो तालिब इल्म हैं वो मदारिस से फारिग होने के बाद में एएमयू का रुख कर सकते हैं क्या, या उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है? अच्छा, अब मुझे ये बताइए, क्या एएमयू के अंदर स्पोर्ट्स की भी सुविधा है? और स्पोर्ट्स की अगर सुविधा है तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यूनिवर्सिटी कैसे गाइड करती है या कैसे सपोर्ट करती है? आजकल हाल ये हो गया है, चाहे वो मदारिस के स्टूडेंट हों, चाहे वो जो है कॉलेज के हों, कहीं के भी हों, बाथरूम में भी एक एक घंटा फ़ोन यूज़ करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए? मदारिस के जो तालिब इल्म हैं वो एएमयू का रुख करना चाहें तो उनके लिए सबसे आसान क्या है, और वो एएमयू में जाकर किस टॉपिक में या किस सब्जेक्ट में या फिर कौन सी पढ़ाई करने के लिए एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल, ये जिन वो अहमकाना बातें वही करते हैं जिनको मदरसे का मोटिव और असली तालीम का मोटिव बिल्कुल भी नहीं पता है। तो सबसे पहले उन्होंने चंदे का दूसरा रूप क्या दे दिया है, दूसरी शक्ल दे दी है, जिसे हम कहते हैं सोसाइटी एनजीओ की शक्ल में, कि हम ट्रस्ट चला रहे हैं। आप देखिए, मैं फिर बार बार यही कहता हूँ कि मदारिस से और यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज से बिल्कुल मुवाजना किसी चीज़ में न करिए। बिल्कुल ये अहमकाना सवाल होता है, मुकाबला करना भी बहुत गलत जुर्म समझता हूँ मैं इस चीज़ को। कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे पहुँचे, वक्त गुजारी वाले बच्चे नहीं पहुँचे वहाँ पे चाँद पे पहुँच के सेल्फी खींच के आपको भेज रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे पहुँचे हैं। ऐसे वहाँ भी ब्रिज कोर्स मदारिस के तलबा के लिए बिल्कुल अलग से बनाया गया है एक निज़ाम। उसमें मदारिस के बच्चे आएँ, दाखिला लें, अपना इब्तदाई तालीम को अपनी समझें, बुनियादी तालीम हासिल करें, ताकि असली तालीम से वो वाकिफ़ हो जाएँ, ताकि आगे की तालीम उनकी आसान हो जाए। मदारिस का जो मेन मकसद है वो दीन की इशाअत है, दीन को फैलाना है। तो उससे हट के जो लोग ये मदारिस चला रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सरकार से बाकायदा वो लोग फंडिंग भी ले रहे हैं मदरसा चलाने के लिए, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉक्स विद चौधरी। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसका नाम सुनते ही हिस्ट्री, ट्रेडिशन और एक ख़ास कल्चर हमारे दिमाग में आ जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू। दोस्तों, आज हम एएमयू के बारे में जानेंगे कि एएमयू कायम क्यों हुई और इसका मकसद क्या था और लोगों ने उस वक्त इसकी मुखालफत क्यों की। इन्हीं सब बातों को करने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे पुराने साथी मिस्टर शाहनवाज़। शाहनवाज़ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साकिब भाई। और अच्छा बता शाहनवाज़ भाई, जी जैसे काफ़ी टाइम के बाद देवबंद आना हुआ जी आपका, जी तो कैसा लग रहा है अपनी पुरानी जगह पे आके आपको? माशाल्लाह, अब क्या बताओ, ये समझ लीजिए जैसे ऐसा ज़मीन देवबंद पे हमारे कदम पड़े। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं इतने दिनों बाद आया हूँ। मुझे लग रहा है अभी भी मैं यहाँ का तालिब इल्म हूँ। बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप अपना तारुफ अपने लफ्ज़ों में करा दें। क्या आप कौन हैं, क्या करते हैं? मैं मोहम्मद शाहनवाज़ हूँ, नाम मेरा है। बाकी मैं अभी मदरसे का तालिब इल्म हूँ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ आपके व्यूवर्स को, दर्शक को, कि मैं एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ। मैं स्कूल कॉलेज के तालिब इल्म नहीं हूँ। फिर भी अल्लाह ताला ने हमें, कहते हैं ना, अल्लाह ताला जिसको जिस मकसद के लिए चुन ले वो कोई नहीं जानता। तो फ़िलहाल अल्लाह ताला हमसे, ये हमारी कोई नेकी की काम रहा होगा या कोई अच्छा काम, खैर का काम रहा होगा, जिससे अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया। अभी अल्लाह ताला ने हमें, समझ लीजिए, कौम के लिए, जो कौम की सख्त ज़रूरत है, असली तालीम, दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम की निहायत ज़रूरत है, मदरसे के तालिब इल्म को अल्लाह ताला ने उस फील्ड में चुना है। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे एक जगह है शमशाद मार्केट के पास भमोला, वहाँ पे मैं एक कोचिंग चलाता हूँ। क्योंकि मैं पहले अपने प्रतापगढ़ के अंदर, जब से यहाँ से तालीम ताल्लुम के बाद जो है माशी ज़िंदगी में
दाखिल हुआ। तो वहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्कूल था हमारे यहाँ गांव के अंदर, वहाँ पे मैंने कुछ दिन तक जो है तदरीसी खिदमत अंजाम दिए। वहाँ से मुझे लगा कि जो है नई कौम के बच्चों को सिर्फ़ ये रस्म व रिवाज वाली तालीम काफ़ी नहीं है इस मुकाबलाती दौर के अंदर, क्योंकि हमारे बच्चों को आगे बहुत सारी चीज़ें जो है दरकार हैं। हम लोगों के ज़रिए बाकी बहुत से लोग इस तरीके से हैं, हर साल तकरीबन कम से कम 100 बच्चे दाखिला पा रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश के। शाहनवाज़ भाई, अब ये बताइए कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जब AMU बनाई तो उनका विज़न क्या था? उनका मिज़न ज़ाहिर सी बात है, आप इस दौर में देखिए जब सर सैयद साहब ने ये काम करना शुरू कर दिया, उस वक्त अगर आप या मैं, जैसे अब कोई नई चीज़ पैदा हो जाए भी हमारे आपके दौर में, तो कितना अजीब सा लगेगा। उस दौर में सर सैयद साहब की दूरअंदेशी आप देखिए, क्योंकि असली तालीम के लिए तो हमारे पास इदारे मौजूद थे, सॉरी दीनी तालीम के लिए हमारे पास इदारे मौजूद थे, लेकिन असली तालीम के लिए मुसलमान बिल्कुल लावारिस थे, यतीम थे, कुछ भी नहीं था उनके हाथ में। तो सर सैयद साहब को अंदाज़ा हो गया था उसी वक्त कि जाहिर सी बात है, अगर हमारी कौम इसी तरीके से लावारिस रही असली तालीम से और इस दुनिया की चकाचौंध वाली रोशनी से, अगर हमारे कौम के बच्चे तारीख में चलते रहे, इनसे रोशनास नहीं हुए, तो ये आगे चलकर समझ लीजिए सिर्फ तबाही के एकदम दहाने पर पहुंच जाएंगे। इन्हीं सब को लेते हुए सर सैयद साहब ने, उनको भी मालूम था कि भाई दीनी इदारा तो हमारे पास सही है, उन्होंने भी हालांकि अगर देखा जाए तो दीनी इदारे से ही शुरुआत की है, समझ गए। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ की तरफ मायल हुआ कि उन्होंने देखा कि वक्त की ज़रूरत क्या है, कौम की ज़रूरत क्या है। उसके बाद उन्होंने इस विज़न को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इस विज़न को आगे बढ़ाया तो ये समझ लीजिए सबसे पहले जो मुखालिफत हुई है अपनों की हुई है। अच्छा, क्या क्या मुखालफत हुई? अब मुखालिफत यही, जैसे कहते हैं नई चीज़ें अगर किसी के पास आती हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, वैसे उनको लगा कि भाई ये तो, क्योंकि उस वक्त जैसे अंग्रेज़ों का दौर था, आप सब जानते तारीख में उस वक्त जो दौर चल रहा था अंग्रेज़ों का था, और अंग्रेज़ थे हमारे पक्के दुश्मन, और अंग्रेज़ है भी नापाक, जैसे आज भी उनका खुलासा हुआ है। वो अपने नापाक इरादे हर जगह कायम कर रहे थे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर वो समझ रहे थे कि अगर, अब ये तो जानता नहीं था कोई कि इनसे हम आज़ाद हो जाएंगे या इनसे हो जाएंगे, ये सोचे कि ये जैसे अभी नापाक इरादे से हमारे कौम के लोगों पर अत्याचार कर रहा है, उन पर जुल्म ज़बरदस्त कर रहा है, तो ऐसे ही मुसलमान की तो वैसे भी पूरी कौम दुश्मन बनी रहती है। तो अगर हमारे मुस्लिम बच्चे तालीम याफ्ता नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या किया जाएगा, इनको सलाखों के पीछे सबसे पहले मुस्लिम बच्चों को डाला जाएगा, इनका इस्तेमाल खूब किया जाएगा, क्योंकि इनकी इतनी अक्सरियत है नहीं, ये अक़लियत में है, लेकिन ये क्या है, ये ईमान के पुख्ते होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर वो, उन्हें पता कि हमारे उसमें बहुत से जैसे उनके निज़ाम होते हैं, उसमें रुकावट बनेंगे। तो इन सब चीज़ों को समझा बहरहाल सर सैयद साहब ने, ये सारी अलग चीज़ें हैं, उन्होंने इसी सब चीज़ें कि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा टार्चर किया जाएगा, उन्हें परेशान किया जाएगा, उन्हें जो है खस्ता हाल में कर दिया जाएगा। तो इन्हीं सब को समझते हुए उन्होंने इदारा कायम किया। जब इदारा उन्होंने कायम किया तो लोग तो होते ही हैं, जैसे आप कोई खैर का काम करें और नई चीज़ से शुरुआत कर दें तो उन्हें अक्सर लोगों को लगता है, जैसे कुछ के अंदर फितरी तौर पे तासुबपना होता है, तो उन्हें लगता है कि भाई ये नई चीज़ें ला रहा है, ये अंग्रेज़ों से मिला हुआ है, वो उनकी तालीम हमारे ऊपर डालना चाहता है, हमें कुफ्र तक पहुंचाना, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आप अगर उनके बारे में, मैं तो कहता हूँ पढ़िए बिल्कुल, क्या क्या उन्होंने कुर्बानियाँ दी है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने, अब उनका समझ लीजिए स्टेज होता बराबर पूरा 2-2 घंटे उनकी स्टोरी अभी बताने में लग जाएगा। मैं मुख्तसर बता दूँ 2-3 वाक़यात उनके हैं। जैसे उन्होंने माशी हालत भी झेलनी पड़ी इदारे कायम करने के लिए, जैसे चंदा जिसे हम कहते हैं, चंदे के लिए उनके हाथों पर थूक दिया गया था। अच्छा, ये ये थूकने वाले कौन लोग थे? अपने हिंदुस्तान के ही थे, जाहिर सी बात है, हमारी कम्युनिटी से नहीं, अपने कम्युनिटी के नहीं थे, अब मुस्लिम में नहीं थे, वो गैर थे, लेकिन वो भी मुस्लिम सोच के ही थे कि ये जो है ना अंग्रेज़ों के साथ है, ये गलत काम कर रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ी तालीम को बहुत ज़्यादा जो है बुरा भला समझा जाता था। वो समझते थे कि हम अंग्रेज़ बन जाएंगे अंग्रेज़ी तालीम सीख कर, उन्हें ये नहीं पता था इसको सीख कर हम दुनिया के शाना बशाना चलेंगे। सर सैयद साहब हमें इस तरफ लाना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई समझाने वाला नहीं, वो तो अपनी हठधर्मी में चल रहे ना। वो इसी तरीके से उनसे घुंघरू बांध के नचवाया गया था।
अलीगढ़ SCM जी, उन्हें कहा कि भाई पैसे चाहिए बच्चों के लिए, तालीम के लिए हम कुछ इदारा बनाना चाहते हैं, उनकी तालीम के मुस्तकबिल की तालीम के लिए हम उन्हें कुछ ज़राए पैदा करना चाहते हैं। तो उनसे कहा गया कि आप ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करिए। सोचिए कौन करता है इतना, जिसे फ़िक्र है ना, ज़ाती तौर पे इतना कोई इंसान अपने लिए तो नहीं करेगा कि थोक किसी का बर्दाश्त करे, घुंघरू पहने, वो भी लिबास भी चेंज करके, ऐसा नहीं सिर्फ घुंघरू पहनाया गया, लिबास भी बाकायदा चेंज किया गया था। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो AMU को बाकी यूनिवर्सिटीज़ से अलग बनाती है? एमयू की सब, अब समझ लीजिए जैसे इदारे होते हैं, ज़्यादातर इदारे इसीलिए जाने जाते हैं कि वो एक डिग्री का वो है, सनद देगा हमें जिससे हम दुनिया में कहीं भी काम कर लेंगे, ये है, ये सारी चीज़ें, डिग्री तो ये भी देता है। ये जो अलग करता है, ये समझ लीजिए एक इदारा ही नहीं बल्कि ये एक तहज़ीब है, तहरीक भी है और रिवायत भी है ये एमयू। यही सारी चीज़ें तमाम इदारों से, इसको तमाम इदारों से एमयू अलग अपने आप को करता है। जो तहज़ीब, जो तमद्दुन और सकाफ़त आप पा जाएंगे यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और आप किसी इदारे में कहीं नहीं पाएंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, जैसे AMU हो गया, जी जामिया मिलिया इस्लामिया हो गई, जी। तो क्या ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने विज़न पे प्रॉपर काम कर रही हैं? जहाँ तक मेरा अंदाज़ा बिल्कुल काम कर रही है अभी तक। हालांकि जामिया के बारे में जैसे कुछ सोशल मीडिया के थ्रू, ऑफिशियल तो जैसे नहीं पढ़ा, कि सोशल मीडिया के थ्रू ये सुना है कि वहाँ पे थोड़ा सा मतलब इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, तालीम को लेकर कोई गिरावट नहीं हुई है। ये ना समझे कि तालीम को लेकर कोई मेयार डाउन हुआ है, दोनों के यहाँ के तालीम लेकर कुछ नहीं है, बस उनके जैसे वक्त के लिहाज से जो जैसे जिस नाम से इदारे का नाम पड़ा हुआ है, वो असर बाकी नहीं रहा तालिब इल्मों के दरमियान, ख़ास करके जामिया के अंदर। जैसे वहाँ के, अब आप चले जाएं अभी वहाँ पे, तो आपको लगेगा कि नहीं जामिया मिलिया इस्लामिया इदारा है ये। आपको लगेगा जैसे हम किसी आम यूनिवर्सिटी में आए हुए, जहाँ पे सब मुश्तरका तरीके से काम करते हैं, पढ़ते रहते हैं, ऐसे ही वहाँ पर निज़ाम है। मैं खुल के बोलना नहीं चाहता वो क्या कल्चर है वहाँ पर, तो आप इशारों में समझ जाइए कि बस। लेकिन एमयू के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीज़ों से पाक है, एमयू बहुत पाक है। अच्छा अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, जैसे आप भी मदरसे से पढ़े हुए हैं और बहुत से मदरसे के जो तालिब इल्म हैं वो अपनी फ़रागत के बाद AMU का और जामिया मिलिया का रुख करते हैं, तो जब आप AMU पहुँचे तो आपको मदरसे के माहौल में और AMU के माहौल में कोई सिमिलैरिटी नज़र आई या बिल्कुल अलग हैं दोनों का माहौल? नहीं, सिमिलरिटी से मतलब जैसे अब ये समझ लीजिए दोनों की फील्ड अलग है, जाहिर सी बात है, वो तो डिफरेंट आना ही आना है उसमें। अब वो इधर उधर की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो फील्ड दूसरी है, मदारिस की फील्ड दूसरी होती है, जाहिर सी बात है। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि जैसे मदारिस के अंदर, बच्चों के अंदर, मैं ख़ास करके मदारिस के जो गार्जियन होते हैं उनकी तरफ वो कहूँगा कि वो बहुत कम केयर करते हैं अपने यहाँ। जो कि यूनिवर्सिटी वगैरह, स्कूल कॉलेज वगैरह के वालिदैन जो होते हैं, वो अपने बच्चों की इतना केयर करते हैं दौरान तालीम। वो मदारिस के तलबा के पीछे हमने नहीं देखी है। हमारे साथ भी, हमारे साथ जितने तालिब इल्म पढ़ रहे थे, मैं देखता था साल साल भर पढ़े हुए हैं, कोई पुरसान हाल नहीं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। ये सारी चीज़ें तो फ़र्क आती है बुनियादी तौर पे, रहन सहन थोड़ा सा अलग है इन लोगों का। बाकी अगर तालीम का मुकाबला किया जाए तो दोनों जाहिर सी बात है, कोई ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो असरी तालीम है, ये दीनी तालीम है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जैसे कुछ लोग हैं जो ये सवाल करते हैं और आए दिन इस पे अपनी ज़बान खोलते रहते हैं कि दारुल जो है प्रोफेसर क्यों नहीं देता, दारुल जो है इंजीनियर क्यों नहीं देता, या दारुल इसी तरीके से माशी जो मामलात हैं, जो हालात हैं, उनको ठीक करने के लिए काम क्यों नहीं करता। हालांकि अगर मैं बताऊं कि दारुल जो है जिस मकसद के लिए बना था उसी मकसद पे काम कर रहा है, तो आप उन लोगों के नज़र को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अब अहमकाना सवाल ही कहेंगे और क्या कहेंगे। जैसे ये सवाल उठा था कि कुरान के अंदर डायनासोर का जिक्र नहीं है, जाहिर सी बात है। हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर फिजिक्स का रूल क्यों नहीं है, मैथमेटिक्स के अंदर डॉक्टरी के तालीम क्यों नहीं है। तो आप आप कहेंगे ना भाई कैसी बेवकूफ़ बातें कर रहे हो, उसकी फील्ड अलग है, उसका मैदान अलग है, वो डिपार्टमेंट अलग है ना। आपको ये चीज़ें तलाश करनी है तो आप उसमें जाइए, है ना। तो ऐसे भाई मदरसा कहाँ और आप असली तालीम को कहाँ जोड़ रहे हो, स्कूल कॉलेज को मदरसे से क्यों तकाबुल कर रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, जो सबसे ख़ास क्वेश्चन मैं आपसे जानना भी चाह रहा था और पूछा भी जाता है कि AMU क्या सिर्फ मुस्लिम्स के लिए बनी है या फिर दूसरे अदर जो मज़हब के लोग हैं वो भी उसमें जा सकते नहीं, जानी तो जाती है वो मुस्लिम के लिए ही। हैं? और वो
माइनॉरिटी के लिए बनी भी है, जाहिर सी बात है। लेकिन उसके अंदर आप जब जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल आपको जैसे लगेगा कि पूरी सेकुलरिज्म सिस्टम है, इसके अंदर सेकुलर है, बिल्कुल ऐसा। आप वहाँ पे चले जाएंगे तो आपको ये नहीं बता सकते कि ये तालिब इल्म मुस्लिम है, ये गैर मुस्लिम है। आप खेल का मैदान होगा, पढ़ाई का मैदान होगा, कोई भी फील्ड में आप किसी भी उसमें जाके डिपार्टमेंट में आप जाके देखेंगे तो आपको ऐसा रवैया किसी की तरफ से एमयू की किसी, चाहे आप एम्प्लॉय को ले लेंगे, चाहे तालिब इल्म को ले लें, चाहे साथीज़ा को ले लेंगे, आपको ये मिजाज मिलेगा ही नहीं कि दोनों के बीन माबैन फ़र्क करते नज़र आ जाएं कि ये मुस्लिम है तो ये अदर है। ऐसा बिल्कुल नहीं, वहाँ पे बिल्कुल आपको लगेगा सब एक गुलदस्ते में है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए, जो वहाँ नए नए जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो एएमयू के अंदर एंटर हो गए, एडमिशन हो गया उनका, तो एडमिशन होने के बाद उन्हें सबसे बड़ा जो एडजस्टमेंट होता है लाइफ का, वो सबसे बड़ा किस चीज़ में करना पड़ता है? एडजस्टमेंट तो हमारे ख्याल से किसी चीज़ का नहीं करना पड़ता है, जो थोड़ा सा एक आध साल के लिए होता है, क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटी फ़ौरन नहीं मिलती किसी किसी कोर्स में। तो एक आध साल के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियली एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट उनको नहीं करना पड़ता है। सारी चीज़ें एमयू उनकी फैसिलिटी, बाकी हर चीज़ें बरकरार है, सिर्फ उनके लिए थोड़ा सा ही फाइनेंशियली उनको थोड़ा सा करना पड़ता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो अंदर की जो एक चीज़ और मैं वाज़ेह कर दूं, जो फाइनेंशियली होती भी है, वो अगर घर पे रह के जितना बच्चा खर्चा करेगा 19-20 का फ़र्क आएगा अगर हिसाब लगाया जाए तो, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, जो कैंपस की जो लाइफ है, वो एएमयू के कैंपस की लाइफ दूसरी जो यूनिवर्सिटी हैं उनके कैंपस की लाइफ से कैसे अलग होती है? अलग मतलब यही चीज़ें बता रहे हैं कि वहाँ का माहौल अलग मतलब हम ये मैं मतलब समझ, ये जानना चाह रहे हैं कि वहाँ पे रैगिंग वगैरह होती है, खिंचाई वगैरह, जो जी सीनियर वही स्टूडेंट्स उसी को हैं? मैं बताना चाह रहा था कि वहाँ पे मैंने पहले ही बताया, वो तमाम सबसे पहली चीज़ बेहयाई से पाक है एमयू, सबसे पहली चीज़ है ये बेहयाई को लेकर बिल्कुल पाक है, जैसे और यूनिवर्सिटी को बिल्कुल कोई नहीं कह सकता, कोई साबित भी नहीं कर सकता एमयू के अंदर। हालांकि भाई कमी कोताही सब में होती है, ये कि फरिश्ते वहाँ पे सारे हैं, लेकिन वहाँ पे जो एमयू के इंतज़ामिया उन्होंने ऐसा इंतज़ाम बनाया हुआ है कि इसका चांस ही, जैसे कहते हैं ना कि भाई इस्लाम में भी औरतों की महफिल में जाओ बुराई नहीं होगी, क्यों मना करता है इस्लाम औरतों की महफिल में? ताकि बुराई ना पैदा हो। तो ये निज़ाम एमयू ने खुद ही बना दिया है कि ताकि ये मौका ही ना आ जाए। जाहिर सी बात है भाई, जब आप मुश्तरका मखलूत निज़ाम बनाएंगे तो उसमें बुराई आनी ही आनी है। तो उन्होंने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है, ख़ास करके ये जो एज होती है 15 से टीन एज जिसको बोलते हैं, जिसमें बच्चे ज़्यादा बहकते हैं, जुनूनी होते हैं, जज्बाती होते हैं, इस एज में ख़ास करके बच्चों को बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ है। अलग इदारे, मुख्तलिफ इदारे दोनों के हैं, ये नहीं कि सिर्फ कैंपस एक है, क्लास वगैरह, बिल्कुल आप समझ लीजिए स्कूल कॉलेज दोनों के अलग अलग हैं। एक का कॉलेज है 1 मील के फासले पे, दूसरे का 2 मील के फासले पे, ऐसे ऐसे फासले पे। गर्ल्स का बिल्कुल अलग, उसमें सिर्फ गर्ल्स ही तालीम हासिल कर सकती हैं, बॉयज़ बिल्कुल भी नहीं। अब बॉयज़ में बिल्कुल एक गर्ल्स आपको छोटी सी, ये नहीं कि छोटी बच्ची है चलो इसको कर दें, बिल्कुल नहीं है। आपको बॉयज़ में बॉयज़ मिलेंगे, गर्ल्स में कोई एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं, खास करके टीन एज में। ये होना भी चाहिए, टीन एज में ज़रूरी है। आगे तो मेच्योर होने के बाद कोई मसला नहीं होता, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ते हैं, समझदार हो जाते हैं। आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे बड़ी बड़ी जो कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, उनके अंदर एक सिस्टम होता है रैगिंग का। जैसे जो सीनियर होते हैं वो जूनियर जो स्टूडेंट्स, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी टांग खिंचाई करते हैं और उनके साथ में मिसबिहेव करते हैं। तो क्या एएमयू के अंदर भी ऐसा कुछ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एमयू इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर है, इसका तसव्वुर भी नहीं है एमयू के अंदर। आप एमयू में जब कभी जाएंगे, जिसका भी जाना हो, मैं तो जाता रहता हूँ किसी न किसी कैंपस में आए दिन, तो वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे एक घर के बच्चे आपस में खेल रहे हैं, बड़े बच्चे छोटे सारे एक साथ, सीनियर जूनियर एक साथ मिलके खेलते भी हैं, सारे प्रोग्राम में एक साथ बैठते उठते हैं। ऐसा बिल्कुल तसव्वुर ही नहीं वहाँ पे। कभी ना सुनने में वाक़या कोई पेश आया है कि किसी सीनियर ने जूनियर के साथ ऐसी ज़्यादती की है, ना जूनियर ने ऐसी कोई रिपोर्ट दी आज तक, ना मेरे नज़र में ऐसी कोई बात गुजरी आज तक। ऐसा कुछ नहीं है एमयू में, बिल्कुल नहीं है ऐसा। जैसे एएमयू की जब बुनियाद रखी गई तो उसका मकसद ये था कि जो हमारी कम्युनिटी है उसको असली तालीम से आगाह करना, असली तालीम से आगाह करना, और मुस्तकबिल में जो है माशी हालात कैसे पैदा किए जा माशी हालात और जी। अच्छा, और तो उसी दौर में, उससे कुछ पहले जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है दारुल उलूम देवबंद, ये कायम हुआ था। इन दोनों के मकसद बिल्कुल अलग हैं, ठीक है नहीं? लेकिन बहुत से लोग, बहुत से कज फहम लोग जो हैं, ये सवाल करते हैं कि दारुल जो है, दारुल के अंदर निसाब, दारुल का जो निसाब है उसमें चेंजिंग होनी चाहिए। दारुल जिस तरह चल रहा है उसे उस तरह नहीं, बल्कि आज के मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से चलना चाहिए। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे?
मैं उनके लिए यही कहूँगा कि भाई आप सबसे पहले एक काम करो, दीन बदल दो। अगर आप दीन बदल सकते हो तो मदरसे का निसाब भी बदल जाएगा, क्योंकि मदरसा आप शुरू से जानते हैं उसका मोटिव क्या है। अगर आपको मदरसे का मोटिव नहीं पता है तो फिर आप सवाल क्यों कर रहे हो। पहले आप मोटिव जान, मदरसा बना है दीन, खालिस दीनी तालीम के लिए, ना कि असली तालीम के। तो अल्लाह ऐलान कहता है भाई मैं तो दीनी तालीम दे रहा हूँ, हमारा असली तालीम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वक्ती ज़रूरत के लिए हमने शोबे बनाए हुए हैं, जिसको ज़रूरत है जिस तालिब इनको अपना करे, लेकिन निसाब के अंदर क्या है दखल अंदाजी करने के लिए, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। आप हमें करके हम कह रहे हैं अभी डॉक्टरी के कोर्स होता है एक, आप फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स है, आप उसके अंदर जो है हम कहते हैं कि चलो नहीं बुखारी पढ़ाओ, कुरान की तफसीर बच्चों को पढ़ाओ, तो क्या होगा, वही हाल होता है। कहावत होती है कि दो कश्तियों पे पैर रख जाना, बीच से वही फट कौवा जाना, यही चला हाल हंसी होगा। चाल ना कौवा रहा कुछ बिल्कुल, नहीं। ये जिन वो अहमकाना बातें वही करते हैं जिनको मदरसे का मोटिव और असली तालीम का मोटिव बिल्कुल भी नहीं पता है। इधर उधर की बातें करके इंतशार फैलाना, इख्तिलाफ फैलाने की बातें होती है, बाकी कुछ नहीं। मदरसे का मौक़िफ़ बिल्कुल अलग है भाई, वो तो खालिस दीनी तालीम के लिए है। वो अल्लाह ऐलान हमेशा से इसीलिए है भाई। जब हिंदुस्तान हमारे ख्याल जब वो आज़ाद हुआ तो मुसलमानों को दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। एक दीनी तालीम के लिए, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम मौजूद था। एक थी माशी ज़रूरत पड़ी थी, सबसे ज़्यादा माशी ज़रूरत के लिए, ताकि मुस्तकबिल में मुस्लिम कौम भी जो है दुनिया के शान बशाना खड़ी रहे हर एतबार से। तो उसके लिए सर सैयद साहब ने ये एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दी है। क्या दिक्कत है। अच्छा, ये सब होने के बावजूद भी सो कॉल्ड मदारिस चल रहे हैं। मैं सो कॉल्ड ही कहूँगा उन्हें, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने बिज़नेस मॉडल बनाया हुआ है मदारिस को, और वो मदरसे के अंदर वही चेंजिंग भी ला के दे रहे हैं। कंप्यूटर सिखा रहे हैं, जो इंग्लिश सिखा रहे हैं, अलग अलग से कायम कर रहे हैं। हालांकि जो मदारिस का जो मेन मकसद है वो दीन की इशाअत है, दीन को फैलाना है। तो उससे हट के जो लोग ये मदारिस चला रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सरकार से बाकायदा वो लोग फंडिंग भी ले रहे हैं मदरसा चलाने के लिए, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके लिए मैं दो तीन बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये एक हमारे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी साजिश है। जैसे ये मैं इनको लिबरल टाइप का मदरसा मानता हूँ। सबसे पहली चीज़, वो दीनी मदरसे है ही नहीं। उनमें सबसे पहला मकसद ये होता है, जैसे चंदा होता है, आप जानते हैं हर दीनी मदारिस में अक्सर चंदे होते हैं। बिल्कुल, चंदे के बिना तो मदरसा चलेगा ही जाहिर सी नहीं। बात हो, क्योंकि किफ़ालत सारे बच्चों की मदरसा ही उठाता है, फ़ीस वगैरह का निज़ाम है नहीं, सभी जानते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने चंदे का दूसरा रूप क्या दे दिया है, दूसरी शक्ल दे दी है, जिसे हम कहते हैं सोसाइटी एनजीओ की शक्ल में, कि हम ट्रस्ट चला रहे हैं। हम चंदा नहीं लेते हैं, हम ट्रस्ट वाले हैं। हम ट्रस्ट पे दीन की खिदमत कर रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने हालांकि उससे ज़्यादा, मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ये ऐसे हैं, मदद तो करते हैं, जैसे एक गरीब की इन्होंने मदद की। फॉर एग्जांपल, इन्होंने एक गरीब की पैकेट, नमक की पैकेट एक गरीब को दी इन्होंने, उसको तो दे दी फ्री में इन्होंने, लेकिन इन्होंने उसके कम से कम कीमत वसूले होंगे 100 पब्लिक से। वजह के, एक दुकानदार है बेचारा, वो पैकेट मुनाफा लेगा, प्रॉफिट लेगा 10% 15%, ठीक है, वो जायज़ भी है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, चंदे का नाम तो बाइकाट के चंदा बदनाम हुआ है, तो ये मदारिस को बदनाम करने के लिए, चंदा अपनी तरफ बटोरने के लिए क्या करते हैं, ट्रस्ट का नाम देते हैं। वो मकसद सिर्फ यही होता है कि अपनी तरफ सारे पैसे को हम इकट्ठा करें। और इसमें मतलब इनकी वो देखिए, अगर देखा जाए बारीकी से, तो इनका मकसद, एक पैकेट किसी गरीब को चाह रहे, फ़ोटो उसकी हज़ारों होती है, और वही फ़ोटो से कम हज़ारों के पास शेयर होती है, कम से कम 100 लोग उसके लिए जो है, एक भाई 20 रुपए की पैकेट है, किसी ने 10 डाल दिए, 20 डाल दिए, तो कम से कम ये 100-150 उसी की कीमत पाते हैं। मदद सिर्फ एक ही करते हैं, ये होता है। और मदारिस में क्या होता है, चंदा हुआ नहीं हुआ, लेकिन पूरे साल वो अखराजात पूरे हर बच्चे के उठाते हैं वो। ये हर साल इसी तरीके से कंटिन्यू खिदमत, सुबह शाम मदरसे के बच्चों को खाना खिलाना, उनकी तालीम का निज़ाम, उनके रहने को करके दिखा दें, ये हमें जितने ट्रस्ट वाले हैं। जैसे जो हमारे मदरसे के फ़ारिगीन हज़रात हैं, मौलवी हज़रात हों, मुफ्ती हज़रात हों या हुफ़ाज़ किराम हों, जब वो मदरसे से निकल के चले जाते हैं और किसी मदरसे में दिन का काम करते हैं, दिन की खिदमत को अंजाम देते हैं, तो उनकी जो सैलरी, जो तनख्वाह होती है, वो बहुत कम होती है। कहाँ तो कम क्या, होती है। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एएमयू में पढ़ने वाले या फिर जेएनयू में पढ़ने वाले या फिर जामिया मिलिया इस्लाम, जी जी जी, वहाँ से फ़ारिगी जो हज़रात होते हैं, जो प्रोफेसर बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, तो क्या उनकी सैलरी में और इनकी सैलरी में बहुत बड़ा फ़र्क है? नहीं, फ़र्क हम कह रहे हैं, आप जब मुकाबला कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का, और फिर इसी तरीके से आप फिर नदवा के इदारे, बड़े बड़े इदारे मदरसे की उठाइए ना। आप जब असातिज़ा की सैलरी देखते हैं तो छोटा इदारा, गांव के इदारे को पकड़ते हैं, छोटे मोटे इदारे जो चंदे पे चल रहा है, जिसकी माली ताउन कोई नहीं है, बेचारे रसीद लेकर दोपहर में चिलचिलाती धूप में रसीदें काट के किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। आप वहाँ के असातिज़ा की वो मुकाबला करते हैं यूनिवर्सिटी के असातिज़ा से,
तो कहाँ से है? हम कहते हैं अगर असातिज़ा की 4-5 हज़ार की असातिज़ा की आप बात करो, मैं कहता हूँ आपको मैं अगर 100 असातिज़ा ऐसे लाओगे जिनकी 4 से 5 हज़ार तनख्वाह होगी, मैं आपके स्कूल से ऐसे टीचर्स ला दूंगा जिनकी सैलरी 2,500 होगी, हज़ारों की तादाद में। जो स्कूल वगैरह में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जो मतलब जो स्कूल में या फिर इसी तरीके से कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनकी भी सैलरी इतनी कम होती है? नहीं मैंने क्या बात किया, जैसे आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी में, भाई वहाँ पे बड़े लेवल के यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बड़े लेवल के लोग भी रहेंगे, बड़े लेवल का काम हो रहा है। दारुल भी यूनिवर्सिटी है ना, तो इस्लामिक दारुल में यूनिवर्सिटी किस है ना? असातिज़ा की सैलरी कम है, आप बताएं हमें। कौन से असातिज़ा शिकायत कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं कि हमारी सैलरी कम है? वहाँ से निकलने वाले तालिब इल्मों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपका कहने की ये है कि वहाँ के निकलने वाले जो तलबा होते हैं, हाँ हाँ, वो निकल के वहाँ से फारिग हो फारिग गए, हो जाते फारिग हैं होकर वो दारूम से। किसी मदरसे में हाँ, जाएंगे। मैं समझ गया। हाँ। मतलब ये है कि जैसे दारूम जितने भी दीनी मदारिस हैं, इतने सारे तलबा फारिग कर रहे हैं हर साल। तो सवाल ये होता है कि ये मदरसा इनके क्या करता है इनके लिए, है ना, और यूनिवर्सिटी वगैरह से फारिग होते हैं। तो मैं कहता हूँ जिसको भी एतराज़ हो रहा है, जिसको भी शक हो रहा है, आके मुहासबा कर ले, वो ये देख ले कि पूरे साल में मदारिस से कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं, कितने बच्चे तुम फारिग कर रहे हो स्कूल यूनिवर्सिटी वाले। आप देखिए, मैं फिर बार बार यही कहता हूँ कि मदारिस से और यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज से बिल्कुल मुवाजना किसी चीज़ में न करिए। बिल्कुल ये अहमकाना सवाल होता है, मुकाबला करना भी बहुत गलत जुर्म समझता हूँ मैं इस चीज़ को। आप किसी एतबार से में अगर देखेंगे, आप जैसे अभी बात हो रही थी कि फ़ारिग तलबा की, कि इतने सारे फ़ारिग होते हैं, वो जाते कहाँ हैं। मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, मैं माना 1,000 तालिब इल्म फ़ारिग हुए मदरसे के, उनमें से 800 बच्चे कहीं पे लगे हैं, 200 बच्चे फ्लॉप हुए हैं, ठीक है। मैं 50-50% कर देता हूँ, चलो, और इनको खुश करने के लिए 50% तलबा तो बिल्कुल माशाल्लाह सब जानते हैं, वो अपने किसी न किसी तरीके से लाइफ में सेट हो जाते हैं। 50% ऐसे हैं जो थोड़ा सा जूझ रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, कश्मकश में, मैं क्या करूँ, मौलवी हो गया हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं स्कूल कॉलेज से फ़ारिग होने वाले स्टूडेंट की तादाद ऐसी बता दूंगा जिनमें हमारे ख्याल से 100 या 50 ऐसे होंगे जो कामयाब होंगे, बाकी 900 ऐसे होंगे जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और दूसरी चीज़ आप ये भी देखिए ना, कहते हो मजबूर हैं, क्या होता है इनका, माशी हालत इनकी कमज़ोर है, मर कौन रहा है ज़्यादा, आप ये रेशियो उठा के देखिए, हमें दिखाइए आप। फ़ारिग होने वाले तादाद में मदरसे वाले ज़्यादा मौत के घाट उतर रहे हैं, अपने आप को उतार रहे हैं, या जो है ख़ुदकुशी कर रहे हैं, या स्कूल कॉलेज की फ़ारिग स्टूडेंट्स कर रहे हैं। कौन जूझ के मर रहा है भूखमरी से। तो आप ये सारी चीज़ें जो है अक़ल से सोचिए, अल्लाह ताला ने अक़ल सलीम दी है, इंसान है, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप सवाल भी कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करिए। आप मैं बार बार हो गया तो आप मदरसे को लेकर चढ़ बैठते हो, आप यूनिवर्सिटी अपने अपने इदारों से ताल्लुक़ करिए, भाई हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये भी है, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये है, हमारे यहाँ के फ़ारिगीन तलबा ये काम में इतने परसेंटेज सक्सेस हुए हैं, आपके यहाँ की उनसे करें तो मुकाबला होता है। भाई मुकाबला किस में होता है, मर्द मर्द में होता है, कि आप मर्द और औरत में मुकाबला करेंगे। जैसे एएमयू की तैयारी के लिए या एएमयू के एएमयू के एडमिशन के लिए जाते हैं 500 लोग, लेकिन एडमिशन जो है ना उसका 50% भी नहीं पाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो स्टूडेंट्स की तैयारी में बाधा बनती है? जहाँ तक मैं समझता हूँ आज के वक्त में सबसे ज़्यादा जो बाधा बनती है उनकी पढ़ाई में या फिर उनके एडमिशन के लिए दिक्कत खड़ी करती है, वो सबसे ज़्यादा जो है मोबाइल दिक्कत करता है। मोबाइल उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है, यहाँ तक कि आजकल हाल ये हो गया है, चाहे वो मदारिस के स्टूडेंट हों, चाहे वो जो है कॉलेज के हों, कहीं के भी हों, बाथरूम में भी 1-1 घंटा फ़ोन यूज़ करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, सिर्फ जो बेचारे तैयारी करने के लिए तालिब इल्म जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है फ़ोन का इस्तेमाल करना। ये फ़ोन जो है सभी तालिब इल्मों के लिए जो दाखिले में ज़ेर तालीम है किसी भी इदारे के अंदर, उनके लिए भी ये समझ लीजिए मौलिक है। बाकी इसके लिए तो बहुत से काबिरों ने बात उठाई कि फ़ोन कितना, उसके नतायज भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं कि फ़ोन कितना जो है बच्चों के लिए नुकसानदेह है। इस पर बताने कोई वजाहत करने की खैर है नहीं। रही बात जो आप कह रहे हैं कि बच्चे जो है बाथरूम में चलाते हैं, ये हाँ, ये नया तरीका है। पहले के बच्चे ऐसे नहीं थे, हम लोग के तालिब इल्म ज़माने में फ़ोन बाथरूम में नहीं यूज़ होता था, हम लोग भी करते थे, लेकिन इतना नहीं। तो जहाँ तक ये बात है, जो अब मैं उनको ये कहना चाहूँ कि भाई बाथरूम में मोबाइल चलाना बंद कर दीजिए, वरना एग्ज़ाम में आप हक दोगे और कुछ नहीं करोगे। जाहिर सी बात है, आप अपना वक्त बाथरूम में जब ज़ाया कर रहे हो फ़ोन को लेकर, तो एग्ज़ाम में क्या करोगे? जो काम बाथरूम का है वो एग्ज़ाम में करके आओगे। बताइए कि ऐसी कोई ख़ास बात जो एएमयू के स्टूडेंट्स को अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट से अलग बनाती है?
और इदारों के बच्चों से मुख्तलिफ का मतलब यही होता है कि अब तालिब इल्म तो तालिब इल्म ही होते हैं हर जगह के बहरहाल, लेकिन एमयू के बच्चों की शान कुछ अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि बच्चे के यहाँ मैंने पहले सबसे पहली चीज़ बताई थी, को एजुकेशन सिस्टम का जो इंतज़ाम यहाँ पे ना है, नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। सबसे पहले यही मुमताज़ कर देता है इन चीज़ों, क्योंकि वो उस बुराइयों में मुब्तला नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो चीज़ वजूद में नहीं है ज़ाहिर सी बात है उसकी तरफ तसव्वुर भी नहीं होता है, ये ज़ाहिर सी बात है। तो और जगह तो ये चीज़ें नहीं है, इंतज़ाम ऐसा नहीं है जैसा एमयू में है। ये सारी चीज़ें बचपन से ही बच्चा ये सीखता चला जाता है कि उसके ये चीज़ें बुरी हैं, हमेशा से जैसे ये बुरी चीज़ें मानी जाती है, लेकिन जब माहौल में आ जाता है तो कहते हैं ना, जिस गुनाह की कसरत हो जाती है वो हल्का लगने लगता है। तो ऐसे कोई एजुकेशन में रहता है उसको बुराई आम लगने लगती है, तो उसको वो चीज़ एहसास होता है बड़े होने के बाद भी। जो तालिब इल्म बड़ा हो रहा है, ग्रेजुएशन पहुँच रहा है, उसे लगता है कि हाँ ये चीज़ें गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसे ये फ़ील होता रहता है क्योंकि उसने बचपन से इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, ऐसा इंतज़ाम बनाया हुआ था। और दूसरी चीज़ जैसे बताया, अदर इदारों में रैंकिंग वगैरह का सिस्टम जैसे आपने ज़िक्र किया था, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं है। यही सारी चीज़ें मुमताज़ करती हैं मदरसे एएमयू के तलबा को। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताइए कि जो मदारिस के जो तालिब इल्म हैं वो एएमयू का रुख करना चाहें तो उनके लिए सबसे आसान क्या है, और वो एएमयू में जाकर किस टॉपिक में या किस सब्जेक्ट में या फिर कौन सी पढ़ाई करने के लिए एडमिशन ले सकते हैं जो उनके लिए आसान हो और आसानी से उन्हें एडमिशन भी मिल जाए। मदारिस के तलबा की सबसे ज़्यादा पकड़ जो होती है, जैसे उसमें उस समय थियोलॉजी बोलते हैं, हमारे यहाँ दीनियात चलता है, दीनियात बोला जाता है, यानी दीनी मसाइल वगैरह की दीनी बातें या इस्लामिक की बातें, इस्लामिक लिटरेचर। तो इन सारी चीज़ों को पूरा बाकायदा वहाँ पे एक डिपार्टमेंट, आप उर्दू से बीए करिए, अरबी से बीए करिए, एमए कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, सारी फैसिलिटी वहाँ पे है। बिल्कुल मदरसा के तालिब इल्म की बहुत आसानी है वहाँ पे आप ग्रेजुएट होने के लिए। आपको उर्दू में पढ़ना है, अरबी में पढ़ना है, जिस लैंग्वेज में पढ़ना है, बाकी आपको मैंने पहले ही बताया ब्रिज कोर्स कर दिए हैं बुनियादी तालीम हासिल करने, ताकि आप जो है असली तालीम से वाकिफ़ रहें, उन चीज़ों को समझें। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अब मदरसे में अगर इस कॉलेज का बच्चा आ रहा है तो उसे अरबी तो थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी, हर चीज़ को जानने के लिए उर्दू के अल्फाज तो सीखने पड़ेंगे उसे, जाहिर सी बात है। भले उर्दू से बीए कर रहा है लेकिन कुछ चीज़ें हैं उसे फेस करनी पड़ेगी। भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो आप, वहाँ के मेवार है कि आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखा देते हैं पहले ब्रिज कोर्स के नाम पे। और वैसे ही बच्चा अगर जैसे कहते हैं ना कि इधर की दुकान पे चला जाए खुशबू आ जाएगी, तो यूनिवर्सिटी में आने के बाद बच्चे का मेयार और माहौल बदल ही जाता है, तो थोड़े बहुत सीख आ जाती है। तो मदरसे के बच्चे के लिए मैं यही मशवरा देता हूँ, बिल्कुल आप जाएँ, आपके लिए बहुत आसानी है एमयू के अंदर, और एमयू से ज़्यादा आपको जल्दी कोई इदारा इतना आसानियाँ पैदा करेगा भी नहीं तालीम के लिए। जो निज़ाम उन्होंने मदारिस के तलबा के लिए बनाया मुझे तो बहुत पसंद है। बिल्कुल मैं तो हर मदारिस तलबा को जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने का शौक़ है, बाकायदा कोई भी, मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ, कोई भी फाइनेंशियली इतना वो नहीं होता कि आप बोझ पड़ जाए आप पे, नहीं। अगर देखा जाए तो जो घर पे रह के आप अखराजात आपके पीछे होंगे, वही अखराजात में आप वहाँ पे तालीम याफ्ता बन सकते हैं एमयू के अंदर। अच्छा, अब शाहनवाज भाई बातें बहुत सारी हो गई, अब कोई एक मैसेज जो एएमयू में स्टूडेंट्स के, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप देना चाहते हो, कोई एक ऐसा मैसेज आसान शब्दों में और सीधा मैसेज। एमयू के स्टूडेंट को देना होगा तो यह कि भाई सर सैयद साहब ने जिस विज़न को लेकर, जिस मिशन को लेकर ये इदारा कायम किया है, मैं उनको ये कहता हूँ, वो कहा जाता है ना, ये एमयू के बुलबुल हैं, उसी मिशन को लेकर आप आगे बढ़ाते रहिए, उसी मिशन, और मुस्तकबिल में जो है एमयू को और सरबुलंद करिए बस। अच्छा, अगर एएमयू को आपको एक लाइन में डिस्क्राइब करना पड़े तो वो लाइन क्या होगी? अभी एमयू एक ऐसा इदारा है, समझ लीजिए, जहाँ सिर्फ तालीम की रोशन ख्याली नहीं बल्कि कदीम तहज़ीब का जो है ना, एक समझ लीजिए शाइस्तगी का समुंदर जो है ना, समुंदर में गोता लगा रहा है, वो एक ऐसा इदारा है। चलिए शाहनवाज भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत मज़ा आया। दोस्तों, ये थे मिस्टर शाहनवाज जिन्होंने आज हमारे साथ बातचीत की एएमयू के लेकर और वहाँ के एडमिशन को लेकर और इसी तरीके से वहाँ एडमिशन की तैयारी को लेकर। दोस्तों, अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई बात के साथ, नई शख्सियत के साथ।